हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस एकेडमी। चलिए गाइज, आज हम लोग वेक्टर के डीपीपी शीट का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, अपने सामने क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें और पूरे A to Z शीट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपके प्रॉपर डाउट्स होंगे उसे आप देखेंगे। One of the following is not a vector. Which of the following is not a vector? कौन सी वेक्टर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। वर्क जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर नहीं होती है, स्केलर होती है गाइज। फोर्स भी वेक्टर है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर? कौन सी स्केलर नहीं है? तो गाइज टाइम स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है, मास भी स्केलर है। जहां तक वेट का प्रश्न है तो वो स्केलर नहीं है, वेट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। गाइज बहुत सारे लोग, आप लोगों में से मास और वेट को लगभग एक ही चीज मानते हो। गाइज केमिस्ट्री वगैरह में चलता है, उतना ज्यादा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गाइज फिजिक्स में या फिर अगर आप मैथमेटिक्स की बात करते हो तो फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। सो मास इज बेसिकली एम की बात कर रहा हूं, और वेट की बात मैं कर रहा हूं। तो वेट का मतलब होता है गाइज जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, जिस फोर्स से, मैं बोल रहा हूं फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अर्थ खींचती है, यानी फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज वेट। सो वेट इज बेसिकली अ फोर्स विच इज अप्लाइड बाई अर्थ। सो फर्स्ट हो गया, सेकंड भी हो गया, कुछ भी खास नहीं है। थर्ड के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। गाइस पहले बता रखा था कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, सो इनडिटरमिनेट उसकी डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। यस, 4 में थोड़ा बनाना पड़ेगा। द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेस की जो सम है वो 16 न्यूटन है। अब ये वेक्टर सम है या स्केलर सम, कुछ क्लियर ही नहीं है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। गाइस यहां क्लियर हो गया, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ही होता था कि वेक्टर सम, तो उनकी वेक्टर जो सम है उनकी मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन है। तो पक्का ये 16 न्यूटन है वो सिंपली उनकी स्केलर सम है। तो गाइस पहले ही हमें ये समझ में आना चाहिए, मैं 4 का डिस्कशन कर रहा हूं, अगर एक फोर्स F1 है और एक फोर्स F2 है तो दोनों का जो सम है वो 16 है। और जहां तक दोनों के रिजल्टेंट की बात है गाइस, F1 और F2 का जो ये है, इसका मतलब ये वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड वो 8 है गाइज। ये चीज समझना चाहिए हमें, ठीक है। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिजल्टिंग फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स डायरेक्शन, मतलब उस रिजल्टिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके बारे में बात करें। एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स, यानी F1 और F2 में जो स्मॉलर होगा उस पर वो परपेंडिकुलर होगा। तो आपसे पूछा गया है गाइज कि F1 और F2 की वैल्यू क्या है ना, फाइंड द फोर्सेस क्या क्या है। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, कुछ भी खास नहीं है। एक फोर्स अगर मान लो F1 है, छोटी वाली F1 है, तो इसकी रिजल्टेंट इस पे परपेंडिकुलर बोली गई है क्वेश्चन में ही। तो गाइस अगर ये F1 है और ये रिजल्टेंट है तो F2 पक्का इन दोनों से इस साइड में होगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसके पैरेलल यहां से ऐसे बनाने का, ठीक है, और ऐसे करने का। अब इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो डायरेक्शन हो रही है यही पक्का F2 फोर्स की होगी, ठीक है गाइस। अब सब कुछ तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिख ही रहा है कि F1 और F2 दो फोर्सेस हैं, उनकी रिजल्टेंट R है और स्मॉलर वाले पर उनकी रिजल्टिंग फोर्स परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा गया कि F1 और F2 की वैल्यूज क्या है गाइस। तो गाइस एक बात तो क्लियर है ना कि F1 और इसकी वैल्यू उन्होंने तो दे रखा है ना 8, ये कमाल की चीज है, उन्होंने 8 दे रखा है। और ये गाइस F1 है, ठीक है, ये पूरा F1 है। और ये तो गाइज ये वाला क्या हो जाएगा F2, इसके ये पैरेलल और इक्वल भी होता है तो ये F2 होगा। ये तो 8 गिवन ही है और ये आपको F1 है ही। तो गाइज इसमें अगर मैं पाइथागोरियन यूज कर लूँ तो F1 का स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर इक्वल्स F2 का स्क्वायर। दिस इज वेरी इजी एंड दिस इज 64 इक्वल्स F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा F2 प्लस F1 और ये हो जाएगा F2 माइनस F1। अगर F2 प्लस F1 को अगर मैं डाल दूं, 16 डाल दूं गाइज, सो ये 16 और ये हो जाएगा F2 माइनस F1। सो वी हैव F2 माइनस F1 इक्वल्स 4, कैंसिल हो जाएगा। सो गाइज ये इक्वेशन हमारा थर्ड बन गया। हमें F1 और F2 चाहिए, बहुत ही आसान है गाइज। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे देख सकते हो थर्ड, सॉल्व कर लो, कुछ भी खास नहीं है।
आपसे भी लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर लो। तो F1 कैंसिल हो जाएगा और F2 यानी 2F2 हो जाएगा। 16 × 4 20, सो गाइज F2 हो जाएगा 10 न्यूटन। तो F1 डेफिनेटली क्या हो जाएगा 6 न्यूटन, कुछ भी खास नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो 6 वेक्टर्स गिवन है A to F, ठीक है, have magnitudes and direction as indicated in the figure। तो मैग्नीट्यूड तो खैर इसमें गिवन नहीं है, लेट इट गो, बट डायरेक्शन तो गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो गाइज इसमें ना कुछ ऑप्शंस हैं, तो पहले ऑप्शंस को ही पकड़ते हैं, क्योंकि ऐसे ओरल क्या करें, क्या सही क्या गलत, तो ऑप्शन बेसिस चीजें होगी। तो गाइज अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल्स एफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो बार बार बात कर रहे हैं कि एफ वेक्टर होगी ना, कुछ दो वेक्टर की सम होगी। तो गाइज सबसे पहले सम में और सारे ऑप्शन में एफ की बात कर रहे हैं। तो गाइज एफ वेक्टर की मैं बात करूं, मैं तो एक ही बार में बना सकता हूं। एफ वेक्टर की मैं बात करूं तो एफ वेक्टर कुछ ऐसे हैं, ये मेरे को दिख रहा है। अब ये किन दो वेक्टर का सम होगा, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये उन दो वेक्टर का सम होगा जो एक इस साइड में लग रही होगी, इस साइड में लग रही होगी, लगभग यही, या फिर इधर, या इधर भी लग सकती है, इधर भी कहीं भी लग सकती है, यानी यही कुछ डायरेक्शन हो सकता है। अब गाइस अगर मैं ये जज कर लूं कि ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर कौन है, तो फिर एफ का तो रिजल्टेंट दिख ही रहा है, कुछ भी खास तो नहीं है गाइस। अब देखो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, बी और ई। गाइस बी की मैं बात करूं तो बी नीचे है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, हो ही नहीं सकता। बी नीचे हो गया तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसको तो ऐसे ही कैंसिल करते हैं गाइस, बी नीचे है तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर दो नंबर में बी ही है गाइज, बी और सी की बात कर रहे हैं, तो बी नीचे है और सी की जहां तक बात कर रहे थे तो सी आगे है, तो फिर बी ऐसे और सी ऐसे, तो इधर हो जाएगा, इस साइड में तो नहीं आएगा ना। सो चलिए गाइज दूसरा भी तो कैंसिल हो गया। अगर थर्ड की बात करें तो डी प्लस सी की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं पॉसिबल है गाइज, क्योंकि डी वेक्टर को अगर अच्छे से बात करेगा तो डी वेक्टर ऊपर जरूर है, लेकिन सी वेक्टर दरअसल इधर है गाइज, किधर है, इस साइड में सी वेक्टर, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड में हो जाएगा। सो पॉसिबल ही नहीं गाइज, ठीक है। तो 4 मुझे लगता है राइट आंसर होगा, हालांकि चेक किया जाएगा। डी और ई गाइज ये सही है। डी वेक्टर किधर है, अगर आप ध्यान से देखो तो डी वेक्टर किधर है गाइज, ऊपर, और ई वेक्टर की बात करें तो इधर ही है, तो ये ई वेक्टर है और ये डी वेक्टर साफ दिख रहा है, इनका रिजल्टेंट। तो ये कुछ खास नहीं है, इससे आप बस हीट एंड ट्रायल मेथड से भी मार सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर, लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल ऑफ अनदर, एक दूसरे का दोगुना है मैग्नीट्यूड में, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू वेक्टर्स, इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ टू वेक्टर्स। गाइस ये वाला केस है ना, एक वेक्टर दो वेक्टर, एक छोटा है एक बड़ा है, और उसकी रिजल्टेंट छोटे वाले पर परपेंडिकुलर है। हाँ ये बात अलग है कि इसमें F1 और F2 नहीं गिवन था, लेकिन इसमें गिवन है कि F1 अगर F है तो F2 पक्का 2F है और परपेंडिकुलर है सर, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है। आगे बढ़ते हैं, एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। अब इतने ही इंफॉर्मेशन से, एक फोर्स F है एक फोर्स 2F है, उनकी रिजल्टेंट छोटे वाले पे परपेंडिकुलर है, तो बस इतनी इंफॉर्मेशन से आपको दोनों वेक्टर के बीच की एंगल निकालनी है। तो कुछ भी खास नहीं गाइज, चलिए इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर एक गाइज मैंने मान लिया F, तो दूसरा एक तो पहले इसका रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा, ये बना लिया R जो कि स्मॉलर पे परपेंडिकुलर है, और डेफिनेटली हमें दूसरे वेक्टर को बनाने के लिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ऐसा हो गया गाइस, इस तरीके के, ठीक है। तो ये F है तो डेफिनेटली ये वाली 2F हो जाएगी मैग्नीट्यूड में। तो गाइस अब इससे हमें क्या पता करनी है, इससे हमें ये पता करनी है कि पूरे इन दोनों वेक्टर के बीच की एंगल कितनी होगी, मतलब ये थीटा क्या होगी। क्लियर है गाइस? सो दिस इज क्वाइट इजी। अब इसको कैसे समझते हैं आप ध्यान से देखें। सबसे पहले ये देखें कि अगर ये पूरा का पूरा F है ये, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये पूरा 2F है तो ये भी 2F हो जाएगा। इस वाले एंगल को थोड़ी देर के लिए अल्फा लेट कर लेते हैं। अगर गाइस इसमें मैं साइन अल्फा यूज कर लूँ, तो साइन अल्फा यूज करेंगे सो डेफिनेटली F/2F होगा, कुछ भी खास नहीं है गाइस। सो अल्फा इज व्हाट, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। सो थीटा विल बी 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी दोनों के बीच एंगल 120 डिग्री। सो करेक्ट आंसर आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं गाइस।
क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लास में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया गया था जिसमें यहाँ पे आर की वो बात कर रहे हैं, वेक्टर रेडियस की आर की बात कर रहे हैं, और हमारे जो सवाल में आर की जगह पर हमने 2 यूनिट दे रखा था। तो बात वही है, वहां 2 यूनिट है और यहाँ आर यूनिट है, कुछ भी नहीं है गाइज, आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इक्वल टू 0। इसमें से कुछ सेट है वेक्टर के, 3 वेक्टर के सेट दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि किसकी जो रिजल्टिंग है वो 0 नहीं होगी गाइज। 0 होने की शर्त मैंने आपको बता रखा है कि अगर 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है, तो अगर किसी भी 2 वेक्टर को उठा रहे हो उसके मैक्स वैल्यू को निकाल लो, मीन वैल्यू को निकाल लो, और थर्ड वेक्टर अगर मैक्स और मीन के बीच रहती है या मैक्स के बराबर भी रहती है, मीन के बराबर भी रहती है, तो उन तीनों वेक्टर की सम 0 हो सकती है। बस आपको एक्ट अच्छे से करनी है, ज्योमेट्रिकली उसको अच्छे तरीके से बनाना है। इस पर काफी अच्छे से क्लास में डिस्कस हो चुका था। तो गाइस कुछ भी नहीं है, बस इसमें 0 कौन नहीं होगा आप जज कर लो। मेरे को तो लग रहा है 4 नंबर की बात करें तो 4 में 10, 20, 40, तो 10, 20 का मैक्स होगा 30 और मीन होगा 10। 10 और 40 के बीच क्या, 10 और 30 के बीच क्या 40 एग्जिस्ट करती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये 4th ही हो जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं है, ये खुद से आप करो। चलिए 9 नंबर सवाल की बात करते हैं। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी एडेड टू गिव 0 रिजल्टेंट। गाइस ये सवाल अच्छा है, कंसेप्चुअली अच्छा है। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोप्लेनर वेक्टर्स। गाइस अगर मैं इसमें अपने तरफ से एक सवाल सेट करूं कि हाउ मेनी मिनिमम कोप्लेनर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव अ 0 वेक्टर, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैग्नीट्यूड क्या है नहीं है, वो आप जज करो। तो गाइस अगर मैग्नीट्यूड की चर्चा ना करें तो ऑब्वियस सी बात है एक प्लेन में एक वेक्टर से कभी रिजल्टिंग 0 हो ही नहीं सकता। हमें कम से कम कितनी वेक्टर चाहिए होगी? 2 वेक्टर चाहिए होगी, और वो भी कैसे चाहिए होगी? जस्ट एक दूसरे के अपोजिट चाहिए होगी। वो अलग बात है, वो तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो गाइस अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की कोई चर्चा ना करूं, ठीक है, और मैं सीधे पूछूं कि आप बताओ कि भाई किसी प्लेन में कितनी वेक्टर्स चाहिए होगा ताकि उनका रिजल्टेंट 0 हो जाए, तो बोलोगे सर 2, एक इधर लग जाए और एक इधर लग जाए, दोनों की वैल्यू क्या हो जाए? सेम हो जाए। लेकिन गाइस इसमें मैग्नीट्यूड्स की चर्चा है, बोला गया है डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। तो गाइस अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हो जाए, मान लो कि एक वेक्टर 2 यूनिट का है और एक वेक्टर 3 का हो गया, तो क्या आप 2 वेक्टर कभी भी एक दूसरे को 0 कर पाएगा? नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा? कम से कम एक वेक्टर और लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पेयर्स वाली है जो हम लोग पढ़ाए थे ना, जैसे 1, 2, 5 वाली, 3, 4, 7, इस तरह का जो पेयर्स करके हमने पढ़ाया था, उसके बेसिस पर हम सोच पाएंगे। तो 3 वेक्टर्स अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के हैं तो वही 0 कर पाएंगे। 2 वेक्टर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड के कभी 0 कर ही नहीं पाएंगे। तो मिनिमम कितना चाहिए गाइस? 3। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 10, 20, 30, 10, 20, 5, ठीक है, 10, 20, 5 नहीं होगा, 10, 10, 5 कर लो। क्या मेरी बात क्लियर है गाइस? बहुत ही सीधी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से देखें तो इसमें गिवन है कि ए वेक्टर इज वेक्टर बी प्लस सी। पहले लिख लेते हैं जो चीजें गिवन है। एंड ए बी सी की मैग्नीट्यूड गिवन है गाइस। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4 है एंड सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 है। कुछ भी खास नहीं है इसमें। देन एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंगल बिटवीन ए एंड सी। गाइस क्लास में इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आपको याद होगा। तो अगर ए और सी के बीच एंगल के बारे में वो बात कर रहे हैं गाइस, तो आपको कहीं ना कहीं ए और सी में डायरेक्ट कनेक्शन करना पड़ेगा, और वो आप कर पाओगे। ऐसा तो कर ही सकते हैं गाइस बहुत ही आसानी से। a माइनस सी इक्वल्स बी वेक्टर। अब दोनों साइड में जैसी मॉडुलस हम यूज करते हैं तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इनका जैसे ही मैं रिजल्टिंग वैल्यू निकालूंगा तो कुछ इस तरीके की चीज हमें देखने को मिलेगी। सही है, स्क्वायर करते हैं और ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, आपको पता ही है 525 हो जाएगा। सी स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस 2ac, 2a एंड c करेंगे गाइज तो 15 एंड 30 हो जाएगा ना गाइज। एंड cos थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 16। ये 34 हो जाएगा गाइज, और ये 16 और ये 30 cos थीटा, ये हो जाएगा 18 divided by 30 equals cos theta. So we have cos theta equals 6 3 ja and 6 5 ja. So this theta is what? 53 डिग्री गाइज। इसका 53 डिग्री होता है
ठीक है। 37 का 4/5 होता है। नहीं, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, cos इनवर्स 3/5, कुछ भी खास नहीं है। ठीक है गाइस, बहुत ही आसान है। चलिए गाइस, तो यहां तक पहले आप क्वेश्चन को एक बार देख लें, समझ लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। आइए गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 वेक्टर्स p q r सच दैट p q एंड r, इनकी मैग्नीट्यूड्स गिवन है, मतलब उनकी मैग्नीट्यूड्स में रिलेशंस गिवन है। p q r वेक्टर 0 के इक्वल इन्होंने बोला है। द एंगल बिटवीन p एंड q, q एंड r, p एंड r विल रेस्पेक्टिवली। गाइस ये बड़ी कमाल की सवाल दिख रही है। p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r, तीनों का रिजल्टेंट क्या है गाइस? 0। अच्छा, और कुछ और चीजें गिवन है। यहां पे p की मैग्नीट्यूड q के इक्वल है, ये गिवन है, और r की मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ p के इक्वल है। बस ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है गाइस। अब इसके हेल्प से हमें क्या करनी है? p वेक्टर q या फिर q और r या फिर r और p के बीच एंगल। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जिन दो के बीच एंगल निकाली है उन दोनों को पहले एसोसिएट कीजिए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था a और c के बीच एंगल। ठीक है गाइस, तो सिमिलरली अगर हमें p और q के बीच चाहिए होगा तो अगर मैं एंगल बिटवीन p एंड q की मैं बात करूं तो इस में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि p और q को एक साथ रख लें, r को इधर भेज दे तो माइनस साथ, दोनों साइड में मॉडुलस लगा देगा। इस बहुत ही खास है ये, और मॉडुलस लगाएंगे तो प्लस भी लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। देखिए गाइस, अब माइनस आर वेक्टर हो या प्लस आर वेक्टर हो, दोनों के मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं होता है। फर्क इतना सा होता है कि प्लस आर वेक्टर अगर इधर होती है तो माइनस आर वेक्टर इधर होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वली होती है। इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे, माइनस आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड डेफिनेटली आर ही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और p वेक्टर और q वेक्टर की मॉडुलस है ना, इसका मतलब तो ये होता है ना गाइस, p का स्क्वायर q का स्क्वायर 2pq एंड cos थीटा। तो जब भी आप ऐसा लिखते हो तो यहाँ थीटा इसके बीच क्या एंगल होता है? p और q के बीच का। सो दिस इज आर। चाहे तो आप इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट स्क्वायर भी कर सकते थे, थोड़ा टाइम कम लगता है। एंड व्हाट इज पी स्क्वायर गाइज? तो p, अब एक चीज ध्यान देने वाले है कि इसमें से मुझे सारे जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं ना p q, इस सबको हटाना पड़ेगा, तभी तो cos थीटा प्रॉपर्ली मिल पाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कोई सर्टेन डिग्रीज है। तो साफ क्लियर है, किसी भी एक वेरिएबल में ले चलते हैं गाइज। अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं p q में है और गाइज r जो है वो p में है, तो बेटर यही होगा कि सबको हम p के टर्म में ले चलते हैं। सबको किसके टर्म में ले चलते हैं? p के टर्म में। तो q के जगह पर भी p डालते हैं, r के जगह पर भी √2p डालते हैं। ठीक है गाइस, तो सबको p के टर्म में डालने की कोशिश करेंगे। सो q इज व्हाट? p स्क्वायर। सो दिस इज आल्सो p, सो p स्क्वायर फाइनली लिख देंगे। एंड व्हाट इज r स्क्वायर? सो दिस इज 2p स्क्वायर, √2p स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। सो दिस होल क्वांटिटी विल गेट कैंसल्ड आउट बिकॉज 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर। तो यहाँ पे 2p स्क्वायर cos थीटा विल बी 0, so we have cos theta is 0, so this theta will be 90 डिग्री। तो साफ क्लियर है गाइस कि p वेक्टर और q वेक्टर के बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। p और q के बीच गाइस दो ऑप्शन दे रखा है, 1 एंड 2। तो गाइस एग्जाम में ऐसे सवाल बनाने के लिए अगर बाय द वे एक ही ऑप्शन में 90 डिग्री होता तो हम लोग उसी को टिक करके चले आते हैं, बाकी ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। लेकिन अपन को इसमें दो ऑप्शन है तो एक ऑप्शन और चेक कर ले तो अपना काम बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन डिस्कस करेंगे? q और r के बारे में बात करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर q और r को मैं यहां पे रख लूं और इस साइड में p को ले जाऊं, फिर से मॉडुलस लगा लूं, स्क्वायर कर लूं गाइस, तो क्या मिलने वाला है? अब इस चीज को डायरेक्ट में करने की कोशिश करता हूं। यहां पे cos थीटा छूट रहा है, ऐसा हो जाएगा। और जहां तक q की बात है तो वो p स्क्वायर है, r की बात है तो वो पता ही है आपको √2p स्क्वायर, और q के जहां तक q की बात है तो वो भी p के बराबर है, r की बात है तो √2 टाइम्स ऑफ ऑब्वियसली p है वो, एंड cos थीटा इज p स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 2p स्क्वायर और ये हो गया 2p स्क्वायर, √2 cos थीटा विल बी 0। सो फाइनली अगर आप उस साइड में ले जाओगे सो -2p स्क्वायर हो जाएगा, -2p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
सो √2 cos थीटा इज -1, सो cos थीटा इज -1/√2. सही है गाइज. सो वी हैव थीटा इक्वल्स cos इनवर्स 1. गाइज एक चीज समझने का है, चलिए ये तो मैं ऐसे भी लिख दूंगा, लेकिन आपको पता है ना कि -1/√2 कितने होती है, 135 होती है. ठीक है गाइज, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था, 135 होती है. 45 पर 1/√2 होती है, तो 45 की वैल्यू 135 से टैली करती है, निगेटिव के साथ होती है. सो अब तो ऑप्शन आप टिक कर ही सकते हो गाइज. आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फर्स्ट हो जाएगा. आप सेकंड थर्ड नंबर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करें, पी और आर को एसोसिएट कर लें, पी और आर को रख ले, क्यू को साइड में ले जाए, सिमिलरली आप कर ले, सेम आंसर आ जाएगा. तो चलिए गाइज 11 नंबर क्वेश्चन ठीक ठाक था. 12. ए ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकेंड. एक ट्रक है जो 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रही थी, वो वेस्ट में टर्न करी एंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी में क्या चेंजिंग हुई. गाइस ऐसी चीजें मैंने आपको बता रखा था कि अगर कोई नॉर्थ में ऐसे जाए 20 से और अचानक से किधर टर्न कर जाए, मतलब इधर टर्न कर जाए, वेस्ट में टर्न कर जाए, ठीक है, और 20 से ही जाए, मतलब दो वेक्टर्स हो गई, एक वेक्टर ऊपर और एक वेक्टर नीचे. चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो. अगर मैं इसको एक ही पॉइंट में बनाऊं तो एक वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं. अब इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 20 ही होगी, बट हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए. तो गाइस चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए आपको v2 - v1 चाहिए. क्या चाहिए होगा, v2 - v1. आपको मैंने बता रहा था कि अगर आपने v2 - v1 आपको निकालना है गाइज, ठीक है. क्या निकालना है आपको, v2 - v1. तो अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो v2 में से v1 को घटाना है गाइज. तो मेरे को v1 को निगेटिव लेना पड़ेगा. समझना अच्छे से, डायरेक्शन भी हम पता कर ले रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं. तो ये वाली होगी पक्का v2 - v1 की डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो अपने बाएं हाथ का खेल है, डायरेक्शन तो पता कर पाए. मतलब अगर इधर नॉर्थ है गाइज और इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है और इधर साउथ है, तो चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रही है गाइज, ऑब्वियसली वेस्ट और साउथ के एग्जैक्टली बीच. ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी वो तो बहुत बड़ा इशू नहीं है आपके लिए. रूट अंडर ये v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर -2 v1 v2 इंटू cos 90 डिग्री. ऑब्वियसली ये 0 ही हो जाएगा. सो दिस इज v2 स्क्वायर. एंड व्हाट इज v2 स्क्वायर गाइज, तो ये 20 और 20 है, तो 20 का स्क्वायर 400 एंड दिस इज 400 एंड दिस इज 800. क्लियर गाइज. सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 2√2 एंड दिस इज 10. सो फाइनली वी हैव 20√2. सो ये हो जाएगा उनकी वैल्यू 20√2 और नॉर्थ वेस्ट 20√2, साउथ वेस्ट. ऑब्वियसली क्या आंसर होगा गाइज, साउथ वेस्ट, SW. ठीक है गाइज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13 देखना चाहेंगे. ए पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. एक पार्टिकल ईस्ट की तरफ मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से. आफ्टर 10 सेकेंड इट्स डायरेक्शन चेंजेस टुवर्ड्स नॉर्थ विद द सेम स्पीड. द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. गाइज एक्सेलरेशन शायद आपको पता ना हो, एवरेज. तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है वो मैं आपको बता दूं. तो एवरेज एक्सेलरेशन होती है, वो होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. क्लियर गाइज, यानी हम लिख सकते हैं v2 - v1 बाई डेल्टा टी. तो अगर एक्सेलरेशन की अगर हमसे कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो हम क्या कर पाएंगे, हमें तब भी क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाई डेल्टा टी करना पड़ेगा. बस गाइज अभी चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया पहले की तरह, और बस उसको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो अपना एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा. ये आप आगे चल के पढ़ेंगे. और डायरेक्शन की बात है तो वो तो आप जज कर ही लोगे. तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं इस सवाल को. तो ईस्ट की तरफ वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ऐसे 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था ईस्ट की तरफ, और फिर अचानक से उसका डायरेक्शन किधर हो गया, वो नॉर्थ की तरफ हो गया गाइज, इस तरह से. ठीक है, ये v1 की डायरेक्शन है और ये v2 की डायरेक्शन है. तो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे प्लॉट कर लूं तो थोड़ा फील आ जाएगा आपको, और कुछ नहीं है. सही गाइज. तो हमें v2 - v1 चाहिए ना, तो v2 - v1 के लिए v1 को अपोजिट करना पड़ता है और तब उनका सम लेना पड़ता है. तो ये अपना हो गया v2 - v1. तो
तो अब तो ये साफ क्लियर ना, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में ही होगी, नॉर्थ और वेस्ट में ही होगी। हाँ, जहां तक वैल्यू की बात है, v2 माइनस v1 का जो डायरेक्शन होगा ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा गाइस। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं v2 माइनस v1 की मैग्नीट्यूड निकालूं तो 90 डिग्री पर अभी भी यहाँ है, तो इसमें जो कुछ करना नहीं है, v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर ही होगा। सो गाइज इसमें v1 की बात मैं करूँ तो इसका डेटा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, सो दिस इज 5√2। ठीक है, 5√2। सो v2 माइनस v1 5√2। सो एक्सेलरेशन की जहाँ तक बात है तो ऑब्वियस सी बात है v2 माइनस v1 की वैल्यू 5√2 हमने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। और टाइम टेकन उसमें है 10 सेकेंड के बाद हो रही है गाइज, 10 सेकेंड के बाद, है ना। सो दिस इज √2/2, सो दिस इज 1/√2। ठीक है गाइज, तो आप देख सकते हो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी गाइज, है ना। किधर होगी? ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्ट में। आप ऑप्शन देख लीजिए, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। चलिए गाइज नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ ऑफ सेकेंड्स हैंड इन अ वॉच, घड़ी में जो सेकंड वाली सुई होती है उसके बारे में बोल रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में उसकी स्पीड में क्या चेंजिंग, वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आएगी, मतलब v2 माइनस v1 में क्या चेंजिंग आएगी गाइज। दिस इज क्वाइट इजी, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है गाइज। पहले आप तो इसको कॉपी कर लीजिए, तो फिर मैं आपको इन दो सवालों को डिस्कस करता हूं। ठीक है, पहले कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लगाते हैं। द लेंथ ऑफ सेकेंड्स हैंड्स इन अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, घड़ी की जो सुई है उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड। तो सबसे पहले तो घड़ी बना लेते हैं, और ये सेकेंड वाली सुई है ऐसे, ठीक है ऐसे। तो ये बोला जा रहा है कि इसकी जो टिप है ना वो टिप मूव लगातार कर रही है, तो आपको बताना है कि 15 सेकेंड में, है ना गाइस, 15 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी में चेंजिंग हो जाएगी। तो अगर 15 सेकेंड की बात करें तो अगर यहां रही होगी गाइस तो ये यहां पे चली आएगी, ठीक है। 15 सेकेंड में वो कहां पे चली जाएगी? ऑब्वियसली वो यहां से यहां चली जाएगी, ठीक है। तो यहां की जो भी वेलोसिटी रही होगी, वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे, और यहां पे जो वेलोसिटी हो गई होगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई होगी गाइस। बहुत ही सिंपल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई होगी। केवल इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन का कोई ज्यादा इशू नहीं है। अब वेलोसिटी कैसे निकालोगे टिप का? तो ये तो तुम्हें पता है ना कि टोटल 60 सेकेंड में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, वो पूरे एक चक्कर लगा लेती है। समझना अच्छे से, कितने सेकेंड में गाइज? पूरे के पूरे 60 सेकेंड में। तो अगर मैं इसके वेलोसिटी की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस होगा 2πr, और टोटल टाइम 60 सेकेंड गाइज। सो 2π रेडियस तो 1 सेंटीमीटर उन्होंने दे रखा है, और आंसर सेंटीमीटर में ही करना, तो चलिए हम लोग सेंटीमीटर में ही बात करेंगे। सो π/30 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड्स ऑफ द वॉच। क्लियर है गाइस? सो वेलोसिटी तो जो हमने निकाल लिया, तो यहाँ की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगी, हाँ डायरेक्शन अलग है। सो अगर गाइस डेल्टा v की मैं बात करूं और उसके मैग्नीट्यूड की बात मैं करूं, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर, और चूंकि ये 15 मिनट की बात वो कर रहे हैं, 15 सेकंड की बात कर रहे हैं गाइज, तो 15 सेकंड में वो 90 डिग्री बनाती है ना, हर एक क्वार्टर 15 होता है, फिर 15 फिर 15, तो इस तरह से 60 हो जाता है ना ऐसे, वो तो आपको पता ही होगा। सो गाइज दोनों वेलोसिटी इक्वल है, तो मैं v1 का स्क्वायर भी ऐसा लिख लेता हूँ। सो दिस इज √2 टाइम्स ऑफ v, √2 टाइम्स ऑफ v आपको पता है π/30, ये हो गया। आप चाहे तो नीचे कैंसिल भी कर सकते हैं, कुछ भी खास इसमें नहीं है। 15√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर गाइस? कुछ भी खास नहीं है, आसान है। सो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज व्हाट? थर्ड। मैंने यहीं पे आंसर करना है। नाउ डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ए पार्टिकल मूविंग विथ
अ स्पीड v चेंजेस डायरेक्शन बाय एन एंगल थीटा। एक पार्टिकल है जो कि v स्पीड से मूव कर रही है, अपनी डायरेक्शन थीटा से चेंज कर ली है विदाउट चेंज इन स्पीड। ठीक है गाइज, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड, सब में चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। जैसे कोई पार्टिकल ऐसे जा रही थी तो अपनी डायरेक्शन जो ऐसे थी उसको कितने से चेंज कर ली, वो थीटा से चेंज कर ली, तो स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ऐसा ही कुछ होगा ना गाइज। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, अगर ये v1 है और ये v2 वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि इसका भी मैग्नीट्यूड v है, इसका भी मैग्नीट्यूड v है, तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना लग रहा है, थीटा। सो गाइज अगर मैं v2 माइनस v1 के मैग्नीट्यूड की मैं बात करूँ, सो ये क्या होने वाला है, ऑब्वियसली ये v स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस 2vv यानी v स्क्वायर और कॉस थीटा होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2v स्क्वायर और ये 2v स्क्वायर कॉस थीटा होने वाला है, और अगर आप 2v स्क्वायर कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2v स्क्वायर। और गाइज 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट, दिस इज, अगर फॉर्मूला अगर तुमको पता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इसको बोलते हैं, और 2 यानी एक बार v एक बार साइन थीटा बाई 2, तो गाइज ये वाला हो जाएगा आंसर, इसमें कुछ भी खास इसका नहीं है। सो 2b साइन थीटा बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइज, कुछ भी खास इसमें नहीं है। तो चलिए गाइज इस तरह से, अच्छा इसमें गाइज ऑप्शन में ना बहुत सारी चीजें हैं। ऑप्शन में एक ऑप्शन 2b साइन थीटा बाई 2b है, और इसमें थोड़ा सा ऑप्शन कुछ अलग तरीके से बोल रहा है, ऑप्शन को हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। गाइज देखिए गाइज, थोड़ा सा ऑप्शन को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा फील आएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा गाइज। ये क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ चीजें समझते हैं। v2 माइनस v1 के मैग्नीट्यूड को क्या बोलेंगे, ये इसे क्या बोला जाएगा, और गाइज इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या है, ठीक है, ये इसमें और इसमें क्या फर्क है वो समझते हैं। तो गाइज ये क्या है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन किसका, चेंज इन वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड है, चेंज इन वेलोसिटी पहले है तभी तो मैग्नीट्यूड है। और ये किसका है, तो ये दरअसल देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का ये चेंज है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का ये चेंज है। ठीक है, तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। The change in the magnitude of velocity, the change in the magnitude of velocities, ये बोला गया है, मतलब उनके velocities के magnitude का change। गाइज अगर v2 के magnitude की बात करें तो वो तो v ही है, v1 के magnitude की बात करें तो वो तो v ही है, तो वो क्या हो जाएगा 0। और ये जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है, वेलोसिटी का जो चेंज हुआ है उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। तो ऑप्शन सेकंड पढ़ते हैं, द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। गाइज ये पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो वही चीज है, इसलिए पहला सही हो गया तो दूसरा तो गलत ही हो जाएगा। थर्ड पढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इट्स वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट, 2b sin थीटा बाई 2, 2b sin थीटा बाई 2। क्लियर है गाइज, सो ये हो जाएगा 2b sin थीटा बाई 2। तो गाइज इसके दो आंसर सही होंगे। क्लियर है गाइज, दो आंसर होंगे, एंड फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसमें देख लीजिए कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर गाइज। क्लियर है, तो इस तरह से गाइज हम लोगों ने DPP1 कवर कर लिया। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और DPP2 डिस्कस करते हैं। DPP2 में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड उसी पे बेस्ड है, कुछ खास नहीं है इसमें, टॉपिक ऐसे भी बहुत इजी होता है ये। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग इन XY प्लेन हैज कंपोनेंट्स 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो ऐसा है कि कोई वेक्टर है और उसका जो कंपोनेंट है वो x पे कुछ और है और y पे कुछ और है, और x पे गिवन है 8 न्यूटन और y पर गिवन है 6 न्यूटन। ऐसा वेक्टर रहा होगा। ठीक है गाइस, अब सवाल क्या है, आगे पढ़ते हैं।
द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट जेड एक्सिस। अच्छा गाइज, ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड पक्का ऐसे होगी, और जेड एक्सिस के अबाउट इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दिया। अच्छा, ये जो एक्स और वाई है इसको मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, तो रोटेट करके कहाँ ले गए जरा वो भी देख लेते हैं। रोटेटेड अबाउट जेड एक्सिस मतलब हम लोग इस जेड एक्सिस के अबाउट हमने रोटेट कर दिया। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मतलब ऐसे रोटेट कर दिया गया, ठीक है, ऐसे रोटेट कर दिया गया 90 डिग्री में। मतलब ये x अब यहां पे चली जाएगी x, ठीक है। पॉजिटिव y अब इस साइड में चली जाएगी, और वेक्टर तो अभी भी इधर ही लग रहा था ना। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव y है तो ये निगेटिव y हो जाएगा, ये पॉजिटिव x है तो ये निगेटिव x हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, सही है। तो कंपोनेंट तो अभी भी वही होगा, ये तो 80 होगा, और ये कितना हो जाएगा 6, लेकिन x तो अभी भी पॉजिटिव में 6 है और y निगेटिव में है, तो साफ क्लियर है कि कंपोनेंट थोड़ा बदल जाएगा। यानी उस फोर्स की अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूं, अब नई वाली है ना, नई वाली x कंपोनेंट की बात मैं करूंगा इस, तो वो हो जाएगी 6, दिख रहा है 6 हो जाएगी, x ऊपर चला गया। और अब y में कंपोनेंट की बात करूं तो दैट विल बी -8। कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप बना सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर a माइनस बी इफ a इज एंड b इज गिवन। गाइस मैंने आपको पहले से बता रखा है कि अगर कोई वेक्टर अगर a इक्वल्स xi प्लस yj प्लस z के हो तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होती है। और कॉस अल्फा की वैल्यू होती है x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी a वेक्टर की x वाली कंपोनेंट i वाली कोफिशिएंट्स और डिवाइडेड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड्स। ये आपको बताया गया है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें डाउट है तो चलिए मैं कर लेता हूँ। a माइनस बी, गाइज a वेक्टर गिवन है और b वेक्टर गिवन है, तो अगर a माइनस बी करते हो तो पहली बात ये 0 मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। 2i में से 2i कैंसिल हो जाएगा, और फिर अगर आप देखेंगे 3j में से 2j घटाएंगे तो आपको j मिल जाएगा, ये माइनस करने का चीज़ है। और k में से आप 3k को करेंगे तो -2, ऐसा मिल गया गाइज। तो 0i मिल रहा है गाइज। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए, मतलब कॉस अल्फा यानी l पूछा जाए, तो क्या होता है 0 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, फाइनली क्या हो जाएगा 5, यानी फाइनली ये 0 ही होगा ना। सो l इज व्हाट 0, बहुत ही सिंपल है गाइज। और m की बात करें सो दैट विल बी 1 बाई रूट अंडर 5, कुछ भी खास नहीं है। और n की बात करें सो दैट वुड बी -2 बाई रूट अंडर 5। तो ये 3 हो गए डायरेक्शन क्वेश्चंस, 0, 1 बाई रूट 5 एंड -2 बाई रूट 5। तो आई थिंक 1 इज द करेक्ट आंसर। थर्ड की बात करते हैं। The velocity of particle v is I plus j minus k. A force of 10 root 3 Newton is applied in the direction of velocity. Find the applied force in vector form. गाइज अगर आप अच्छे से देखें तो एक वेलोसिटी वेक्टर उन्होंने दे रखा है और ये दे रखा है I प्लस जे माइनस के, कन्फ्यूज के लिए दे रखा है। और वो बोल रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है ना, किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है F, वो दरअसल इस वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, ये गिवन है। और इस फोर्स की मैग्नीट्यूड उन्होंने दे रखा है 10 रूट 3। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को लिखना हो वेक्टर फॉर्म में तो उसकी मैग्नीट्यूड आपको लिखनी पड़ेगी और उस डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर। अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? क्या इस डायरेक्शन का कोई वेक्टर हमें पता है? बिल्कुल पता है, ये पता है। तो हम इस भी वेक्टर का सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए वो वेक्टर बटे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर है I प्लस जे माइनस के, और इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 स्क्वायर यानी रूट 3। तो ये तो वेक्टर हमने यूनिट वेक्टर लिख लिया। और ये यूनिट वेक्टर क्या वेलोसिटी क्या ही है या इस डायरेक्शन में लगने वाले तमाम वेक्टर्स का है? तमाम वेक्टर्स का है। यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है गाइस, ठीक है। यूनिट मतलब यूनिट डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि वेलोसिटी का ही अगर यूनिट वेक्टर है तो फोर्स में कैसे इसको हम अटैच करेंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर मैं फोर्स वेक्टर को लिखूं तो आप कैसे लिखोगे? फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट वेक्टर जो भी हो, भी कैप या जो भी जे कैप आई कैप। सो एफ तो आपको पता ही है 10 रूट 3 मैग्नीट्यूड का है, और ये आपको पता है I प्लस जे माइनस के डिवाइडेड बाई रूट 3। सो फाइनली वी हैव 10I कैप माइनस प्लस 10J कैप माइनस 10K कैप। ये आपका फोर्स का वैल्यू हो गया। बहुत ही सिंपल है गाइस। सो आई थिंक फर्स्ट इज अगेन करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें
तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 भी जस्ट रिपीटिंग है, 3 6 2 है, आप खुद से कर लें, इसमें कुछ भी खास नहीं। 5 की बात करें तो इफ ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, गाइज याद करो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से आपको ये अल्फा बना रही है, बीटा बना रही है और गामा बना रही है, तो उसी अल्फा बीटा को कॉस में लगा दे तो उसी को तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते थे। और ये भी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइंस होती है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, और इसकी वैल्यू आपको मैंने पहले बता रखा था, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्लियर है गाइज? अगर गाइज ये चीज अगर आपको पता हो, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है वो देखिए, हमें निकालनी है साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, कुछ भी नहीं है गाइज, बस इसको आगे बढ़ाते हैं तो 1 माइनस लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, सो 1 1 1 ये 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा cos square beta and cos square gamma here, and this all quantity is equal to 1, so we have 2, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। क्या डाउट है गाइस? बहुत ही सिंपल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ पी एंड P vector are 7i and 6j. Also x and y component of P plus Q is something. The magnitude of Q is. Guys कुछ भी नहीं है इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर को तो हम लिख ही सकते हैं जब उसकी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट गिवन है, सो डायरेक्ट उनको ऐड करके लिखते हैं ना। ठीक है गाइज? और अगर हमारे पास x P वेक्टर को लिखने की बात है तो P वेक्टर होती है 7i प्लस 6j, सही है 7i प्लस 6j, ये उन्होंने कंपोनेंट दे रखा है तो उसके हेल्प से हमने वेक्टर लिख लिया। अब Q वेक्टर की बात कर रहे हैं तो अगर इसमें डाल दें तो Q वेक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 11i प्लस 9j में से आपको माइनस करनी पड़ेगी 7i प्लस 6j। 11i में से 7 तो ये हो जाएगा 4i और 9j में से 6j यानी ये हो जाएगा 3j, तो कुछ भी खास नहीं है। सो दिस इज Q वेक्टर। क्लियर है गाइस? अब ये क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक प्लम्बर स्टेप्स आउट ऑफ हिज ट्रक, वॉक 60 मीटर ईस्ट, वो 60 मीटर ईस्ट में गया, 35 मीटर साउथ में गया, देन टेक्स ए एलिवेटर 12 मीटर डाउन टू द बेसमेंट ऑफ द building where a bad leak is occurring. Assume x axis to be east, y axis to be north and z axis to be up. The direction, the displacement of the plumber expressed conventionally. Guys, ऐसे भी चीजें मैंने आपको बताई था कि कोई मक्खी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और बाय द वे ऊपर चली गई, प्लस जेड में चली गई तो प्लस के कर लो, नीचे चली गई तो माइनस के कर लो, कुछ भी इशू नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है। ईस्ट इन्होंने बोला है कि भाई ईस्ट को x मान लेना है और साउथ को उन्होंने y को उन्होंने नॉर्थ को माना है y, नॉर्थ को माना है y, ऐसा समझते हैं गाइस? ये x है, ये y है, ये ईस्ट है और नॉर्थ, उन्होंने ऐसे ही माना है। तो कैसे प्लम्बर चलना चालू किया? सबसे पहले तो 60 मीटर ईस्ट में गया वो, चलो अच्छा है। उसके बाद वो गया 35 मीटर साउथ में, ये गया, और उसके बाद वो ऊपर गया या नीचे गया? तो बोला गया है कि नीचे, बेसमेंट में गया है तो नीचे गया है, मतलब प्लस जेड ऊपर होगी तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, वो माइनस जेड हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी पूरी डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिखूं सो दैट वुड बी 60i कैप माइनस 35j कैप, एंड अगेन माइनस होगी गाइस, ऊपर नीचे ही जा रहा है वो, और 12k कैप। सो ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है गाइस? सो दिस इज क्वाइट इजी, इसमें कुछ भी खास नहीं है, आप देख सकते हैं डी वेक्टर को। ठीक है गाइस? आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब गाइस 8 नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या लिख रखा है, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर शोन इन द फिगर. To have the resultant force only along y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is. Guys, इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से, क्या उन्होंने कह रखा है।
ऐसे बना रखा है उन्होंने, एक वेक्टर यहाँ पे 1 न्यूटन का है और एक वेक्टर 4 न्यूटन का है और इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री पे है और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे है, तो नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन है तो जस्ट अपोजिट ही मुझे दिख रहा है तो वही लगा लेते हैं। ठीक है, अब 3 फोर्सेस तो दिख ही रहे हैं। अब नेट जो सम होनी चाहिए, रिजल्टिंग सम होनी चाहिए अलोंग वाई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अलोंग वाई डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स, तो इसमें एडिशनल फोर्स कितना होना चाहिए ताकि इनका सम क्या हो जाए? वाई में आ जाए। अब गाइस समझो, ये इधर 4 है इधर 2 है तो नेट ऊपर 2 हो जाएगा। तो चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा करके इधर 2 कर लिया। ठीक है, अब इधर 2 है इधर आपका 1 है, समझिएगा। और नेट सम किधर होने चाहिए? वाई में होने चाहिए। तो पहले करते क्या है कि पहले जो F1 फोर्स है, पहले इस फोर्स को लिखने की कोशिश करते हैं। पहले अभी सम क्या हो रही है, ठीक है, अभी बिना एक्स्ट्रा सम के, तो वो होगी, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगी 1 cos 60 डिग्री आई कैप और इस साइड में हो जाएगी 1 sin 60 डिग्री जे कैप। अभी तो इसको लिख लिया और इसको लिखें तो क्या होगा? 2 cos 30 डिग्री जे कैप माइनस 2 sin 30 डिग्री आई कैप। पहले तो ये वेक्टर हमने निकाल लिया। ठीक है गाइज, समझना अच्छे से। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ये √3/2 हो जाएगा, तो फटाफट करते हैं, और ये हो जाएगा प्लस आई कैप। ये सम हो गई गाइज। ये कब की सम हो गई? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3/2 आई कैप और अगर √3 और √3/2, तो फाइनली अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि 3√3/2 से क्या, ये सम है कब की गाइज? कब की सम है ये? जब भी अभी एडिशनल कोई वेक्टर नहीं। तो क्या ये वेक्टर गाइज, क्या ये वेक्टर x में लग रहा है, y में लग रहा है कि x और y दोनों में लग रहा है? तो ऑब्वियसली वो x और y दोनों में लग रहा है। तो आपसे बोला है कि एक मिनिमम कौन से वेक्टर हम इसमें ऐड कर दें ताकि जो रिजल्टिंग वेक्टर हो y में लगने लगे। कि किस में लगने लगे? y में। अब निगेटिव पॉजिटिव वो क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन पढ़ने पे पता चलेगा। तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि पॉजिटिव में बस y में लगने लगे। तो ऑब्वियस सी बात है गाइज, ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस वाले वेक्टर को किसी भी तरीके से मैं गायब कर दूं तो क्या केवल j वाला बच जाएगा? बोलोगे हाँ सर। तो क्या ये फाइनल रिजल्टिंग वेक्टर क्या वास्तव में j में लगने लगेगा, y में लगने लगेगा? बिल्कुल गाइज। तो कम से कम कितना चाहिए? 3/2 का चाहिए और निगेटिव डायरेक्शन में चाहिए। किधर चाहिए? निगेटिव में, ऐसे चाहिए, तभी तो ऐड करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो मिनिमम मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर की, तो वो 1/1.5 ही चाहिए। और किधर चाहिए वो भी पता पड़ गया। सो आंसर इज व्हाट? 1.5 न्यूटन। क्लियर है गाइस? बहुत ही आसान चीज है ये। 9 नंबर सवाल की बात करें तो इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5i प्लस 0.8j प्लस ck देन द वैल्यू ऑफ c। गाइस कुछ भी नहीं है, c पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के 1 के बराबर कर लो और c का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ठीक है गाइस, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो गाइज ए और बी वेक्टर को जोड़ लो, सम आई प्लस सम जे, ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराया गया था। उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो √i के पीछे का स्क्वायर जे के पीछे का स्क्वायर, और डायरेक्शन की बात है तो tan थीटा आप x के साथ और y के साथ भी निकालना सीखे हो, खुद से निकाल लो, कुछ भी खास इसमें नहीं है। तो गाइज इस तरह से DPP1 DPP2 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे गाइज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 तरह की प्रोडक्ट्स, जो हम लोग जस्ट कमिंग वीडियो सेशन में आपको रिवील करूंगा कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइज। और फिर उसके बाद फिर डीपीपी करेंगे और फिर उसके बाद फुल लेंथ जो शीट है वो डिस्कस करेंगे गाइज। तो मिलते हैं गाइज जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।